हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। आज उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के वन लाइनर सीरीज में, जिसमें कि कहता है हेराडिटी के बारे में बात करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो है हेराडिटी, जिसको कि अनुवांशिकता कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ पिछला जो वीडियो था हमारा वो आपको पसंद आ रहा होगा, या फिर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वह महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग जो हेराडिटी के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, तब हम लोग वन लाइनर के ऊपर जंप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट में आते हैं। कहता है एक सेल है हमारा। ये क्या है? आपका सेल। पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, ये सेल के वन लाइनर्स को समझा था डिटेल। मैं बार बार कह रहा हूं डिटेल्ड वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वन लाइनर सीरीज कर रहा हूं। तो सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सेल में एक न्यूक्लियस होता है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं इसको? केंद्रक कहते हैं। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो जिसको कि ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। अब इस ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन का मतलब है कि जो पूरे बॉडी को नियंत्रित कर रहा हो वही ब्रेन होता है। जैसे हमारे बॉडी में ये हमारा ब्रेन है ना, ये पूरे बॉडी के कार्य को, फंक्शंस को, जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं सबको नियंत्रित करता है। तो उसी तरह से सेल का जितना भी फंक्शन होता है वो सारा का सारा नियंत्रित होता है इसी केंद्रक से। इसी केंद्रक में एक क्रोमेटिन वेव होता है, क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल होता है, ये इसको इंग्लिश में वेव कहते हैं। क्रोमेटिन वेव होता है। यही क्रोमेटिन वेव जो है क्या करता है, बाद में क्रोमोसोम बनता है ना। यहीं से आता है डीएनए, आरएनए। डीएनए और आरएनए का कॉन्सेप्ट आता है, जस्ट लाइक पेन ड्राइव, है ना। अब इसमें होता क्या है, डीएनए और आरएनए क्या करता है, जो पेरेंट सेल्स होते हैं इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होते हैं वो डीएनए के अंदर स्टोर्ड होते हैं। किसके अंदर स्टोर्ड होते हैं? डीएनए के अंदर स्टोर्ड होते हैं। ये डीएनए क्या करता है, जो गुण है, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज पेरेंट सेल्स से लेकर उसके नए आने वाले सेल्स, मतलब जो उसका संतान होगा, जो उसकी संतति होगी, उसमें उसको प्रोवाइड करता है, उसमें उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? डीएनए एंड आरएनए, है ना। तो ये जो चीज मैंने बताया, ये जो प्रॉपर्टीज का लेन देन और ट्रांसफर है, ये सारा चीज होने के प्रोसेस को ही हेरिडिटी कहा जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में इसको अनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, इसी के वन लाइनर को आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वो अपने पॉइंट्स को। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले हेराडिटी के बारे में बताने वाले या हेराडिटी को समझाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने सबसे पहले, कहता है द साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किनको कहा जाता है? तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है। इनके बारे में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये चर्च में रहते थे, चर्च में पादरी थे शायद, है ना, शायद कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं। चर्च में पादरी थे। उन्होंने, उन्हें बागवानी करने का बहुत शौक था, और वो बागवानी करने के दौरान जो है, बागवानी करने के क्रम में जो है, उन्होंने क्या किया था, मटर पर, मटर के अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग वेरिएंट्स पर उन्होंने रिसर्च किया। और उनके पुष्प पर जब उन्होंने रिसर्च किया, तब उन्हें अनुवांशिक गुणों के बारे में पता चला, अनुवांशिकता के बारे में पता चला। इसीलिए आधुनिक अनुवांशिक, जो मॉडर्न जेनेटिक्स होता है, उसके जनक कहे जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कई जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ मेंडल मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जोहान मेंडल सही है तो मेंडल भी सही है, और ग्रेगर ग्रेगर जोहान मेंडल भी सही है। अगले पॉइंट में बात करते हैं। कहता है मेंडल द्वारा अपने वंशानुक्रम, वंशानुक्रम जो मेंडल साहब है उनके द्वारा जो वंशानुक्रम के नियम, मतलब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। याद रखिएगा इस पॉइंट से यहां पे एक और पॉइंट बनता है हमारे पास। मेंडल द्वारा किस लॉ, मेंडल साहब ने किस लॉ को दिया है? तो याद रखिएगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किनके द्वारा दिया गया है? तो मेंडल साहब के द्वारा दिया गया है। तो कहते हैं कि मेंडल द्वारा वंशानुक्रम नियमों पर किया गया शास्त्रीय का, है ना, जो उन्होंने क्लासिकल जो वर्क किया है,
है ना? क्लासिकल जो वर्क किया है, शास्त्रीय कार्य किस जीव पर किया गया है, मतलब किस ऑर्गेनिज्म पर परफॉर्म किया गया? याद रखिएगा, गार्डन पी, गार्डन मटर। गार्डन बताया मैंने कि जो मेंडल साहब थे उनको गार्डनिंग करने में बहुत रुचि थी, उनको बागवानी करने में बहुत रुचि थी, जिस क्रम में इन्होंने मटर के दाने पर, मटर के पौधे पर इन्होंने वंशानुक्रम का जो भी रिसर्च हुआ उन्होंने वहीं पर परफॉर्म किया, चर्च के पार्क में या फिर चर्च के गार्डन में। चलिए अगले पॉइंट में बात करते हैं, मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है? कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। मेंडल का जो आधारित है, ये यहां पर से इसको काट देता हूं क्योंकि ये वापस रिपीट हो गया है। ठीक है, तो मेंडल साहब का जो वंशानुक्रम का सिद्धांत है, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, ये किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन पर आधारित है। किस पर आधारित है? लैंगिक प्रजनन पर आधारित है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जीनोम मैपिंग। जीनोम मैपिंग इज रिलेट्स टू, जीनोम मैपिंग किससे संबद्ध है? तो जीन मैपिंग से, जीन मैपिंग ऑफ जीन से संबंधित है जीनोम मैपिंग। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, जो हमारे शरीर के अंदर अनुवांशिकता की इकाई है, जो अनुवांशिकता की इकाई है उसको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। याद रखिएगा, जीन कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो इन हेरिडिटी का जो बेसिक यूनिट है उसको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, जीन क्या है ना? जीन अगर बात करते हैं तो जीन के बारे में कहा जाता है सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का ही एक सेगमेंट है, डीएनए का ही एक टुकड़ा होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, है ना? इसका मतलब है कि जीनोम मैपिंग भी जो है वो जीन से ही संबंधित है, मतलब डीएनए से ही संबंधित। देखिए, जब न्यूक्लियस, अभी हमने स्टार्टिंग में बात किया, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमेटिन वेव है, यही क्रोमेटिन वेव सुलझता है, क्रोमोसोम होता है, फिर आपका डीएनए बनता है ना? तो डीएनए में ही, डीएनए का ही एक टुकड़ा क्या होता है? जीन होता है, जो बेसिक हेरिडिटी का जो है वो मटेरियल होता है या यूनिट होता है। और जीन क्या है? तो डीएनए का एक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है ना? जीनोम मैपिंग भी किससे संबंधित है? तो जीन मैपिंग से संबंधित है। अगले पॉइंट पे बात करें, किसी जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर किसी का जीन जो है ना, जीन में बेस सीक्वेंस विद इन द जीन, है ना, चेंज इन द बेस सीक्वेंस, जो बेस सीक्वेंस है, अगर मान लीजिए हमारे पेरेंट के कोई सेल्स के जीन में किसी तरह का ऐसा बदलाव हो जाए, ऐसा चेंज आ जाए, है ना, सीक्वेंस में, जिससे कि आने वाला संतान जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, तो इसीलिए को कहते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं या फिर म्यूटेशन कहते हैं। अगले पॉइंट पे बात करें, जीवों की संतानों में अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक लक्षण जो होता है किसमें? हेरिडिटी सिम्टम्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हेरिडिटी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिस्केंट ऑफ क्रिएचर्स बाय, जो जीवों के संतानों में अनुवांशिक लक्षण है किसके द्वारा प्रसारित होती है? तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम के द्वारा प्रसारित होती है, गुणसूत्रों के द्वारा ट्रांसफर होता है। याद रखिएगा, सेल्स जब डिवाइड होता है तो गुणसूत्र भी होता है, जिसके अंदर डीएनए वगैरह होता है, तो गुणसूत्र पर आधारित होता है, गुणसूत्र के द्वारा जो है अनुवांशिक लक्षण जो है एक जगह से दूसरे जगह पर प्रसारित होता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है यह जीवित कोशिकाओं के, यह जीवित कोशिकाओं के अनुवांशिक लक्षणों, लक्षणों डीएनए को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है ना? मतलब अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो डीएनए। याद रखिएगा, डीएनए ही वो पेन ड्राइव है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। आपके पेरेंट का जो इंफॉर्मेशन होगा, जो भी आपके पेरेंट का अनुवांशिक इंफॉर्मेशन होगा, वो डीएनए में इंस्टोर्ड होता है, एज ए पेन ड्राइव वर्क करता है। तो पेन ड्राइव का काम क्या है? जिसमें डेटा जाना है, वो डेटा उसमें अगर इंसर्ट हो जाए तो वो डेटा उसके अंदर चला जाता है, मतलब उसके अंदर आप उस डेटा को देख सकते हैं। यही तो अनुवांशिकता है ना? तो कहता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटी कैरेक्टर्स फॉर ऑफ द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स है उसको नियंत्रित करता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो याद रखिएगा, कौन जिम्मेदार है? तो डीएनए, डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो याद रखना है, यहाँ सारे सारे के सारे खेल जो होंगे वो डीएनए पे होंगे। अगले पॉइंट पर कहता है, डीएनए की यह
विशेषता इससे पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने और संचारित करने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल बनाती है। तो क्या है ये? तो याद रखिएगा, तो दो स्टैंडर्ड का पूरकता, कंप्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, कंप्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, ठीक है। दो स्ट्रैंड की पूरकता जो है डीएनए की, वह विशेषता, डीएनए की क्या है? यह विशेषता है, इससे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अनुवांशिक जानकारी जो होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संग्रहित करने और संचारित करने, मतलब स्टोर भी करना और इसको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का भी काम किसका है? दो स्ट्रैंड्स की पूरकता। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, लैंगिक प्रजनन के कारण अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक प्रजनन के कारण अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है क्योंकि जीनों की सम्मिश्रण, गुणसूत्रीय परिवर्तन और जीनों का स्थानांतरण, है ना। अब अनुवांशिक विविधता कैसे होता है? तो कहता है जीनों का सम्मिश्रण, है ना, ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, दो तरह के अलग अलग जीन्स ब्लेंड होते हैं वहां पर, जैसे कि लैंगिक जनन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरह की बात की जा रही है? लैंगिक जनन की बात की जा रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक मेल होता है और एक फीमेल होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। इस क्रम में क्या होता है? जो प्रॉपर्टीज मेल की है और दो प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों के ही सेल्स में क्या होता है? इसमें मेल वाला इंफॉर्मेशन, इसमें फीमेल वाला इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें भी जीन है, इसमें भी डीएनए है, दोनों की इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? ब्लेंड करते हैं, मिलते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स होता है। यहाँ पर क्या होता है? ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स होता है। क्या कह रहा है? विविधता, मतलब अनुवांशिक विविधता, जो आपका वेरिएशंस हो, है ना, वो क्या हुआ? जीनों का सम्मिश्रण हुआ, है ना। और गुणसूत्रीय परिवर्तन क्या हुआ? यहाँ गुणसूत्रों का परिवर्तन होता है। क्या होता है यहाँ पे? देखिएगा कि क्रोमोसोमल चेंजेस आएगा, मेल का अलग क्रोमोसोम, फीमेल का अलग क्रोमोसोम, फीमेल का भी तो क्रोमोसोम आएगा और मेल का भी क्रोमोसोम जब आता है तो दोनों ही मिलते हैं, है ना। तो वहां पे नई चीजों का नई नई चीजें बनती हैं, लेकिन दोनों के ही प्रॉपर्टीज उसमें सम्मिलित होती हैं। तो एक तरह से हम विविधता ही कह सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जीनों का स्थानांतरण, जीन भी क्या होता है? एक दूसरे से एक पेरेंट से अपने से उसके संतान में चला जाता है ना। तो जीनों का भी क्या हो रहा है? यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, सटन और बोवेरी, किनके द्वारा दिया गया है? क्या कहता है? वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत। याद रखिएगा, इनहेरिटेंस का जो लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो मेंडल साहब ने दिया था। यहां पे बात किसकी है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किन्होंने दिया? सटन और बोवेरी ने दिया है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है वो वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम जीन के अणु डीएनए की संरचना का खाका खींचा, है ना। मतलब जो स्ट्रक्चर है, खाका खींचना, संरचना का खाका खींचना, मतलब मॉडल का जो शेप है जो बनाया। कहता है द साइंटिस्ट हु फर्स्ट आउटलाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ जीन मॉलिक्यूल्स, जीन के मॉलिक्यूल्स का आउट स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर तैयार करने का काम सबसे पहले किन्होंने किया था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। ये कहां कौन है? तो ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम जो जीन का अणु है उसे डीएनए की संरचना का खाका खींचा था, मतलब आउटलाइन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जीन मॉलिक्यूल्स का आउटलाइन स्ट्रक्चर बनाने वाले दो लोग हुए, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और दूसरा डॉक्टर जेम्स वॉटसन। अगले पॉइंट पे आते हैं, जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक किसकी खोज में जुड़े हैं? किसकी खोज से जुड़े हैं? तो याद रखिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया किसकी? डीएनए, है ना। मतलब अगर हम जीन के अणु, जीन भी कहें तब भी डीएनए है, क्रोमोसोम कहें तब भी वहां पे डीएनए है। कहता है जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक किसकी खोज से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा, डीएनए की संरचना की खोज से जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की खोज इन्होंने की थी। तो अगले पॉइंट पे बात करता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डबल हेलिक्स, याद रखिएगा कि डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिकल होता है, जिसमें बीच में सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बना रहता है। लेकिन आरएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, मतलब एक हेलिक्स से बना है।
है ना। हेलिक्स मतलब स्प्रिंग लाइक शेप, स्प्रिंग लाइक शेप। तो कहता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो जो जिन्होंने सबसे पहले इस संरचना को बनाया है फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन ने, फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन साहब ने ही इसकी जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया, या फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उन्होंने ही दिया था, वॉटसन एंड क्रिक, याद रखिएगा। डॉक्टर डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। चलिए अगले स्लाइड में आते हैं, क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। किस कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा अनुवांशिकी। और इन्होंने क्या किया था, अभी जस्ट मैंने बताया, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है इन्होंने बनाया था या फिर दिखाया था। अगले पॉइंट पर बात करें, कहता है डीएनए को सर्वप्रथम पृथक किया गया, या फर्स्ट आइसोलेटेड डिस्कवर्ड बाय, डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, है ना, पृथक खोज किया गया, अलग से खोज किया गया, तो क्या नाम था उनका, फ्रेडरिक मीशर द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेडरिक मीशर के द्वारा जो है डीएनए का क्या किया गया, पृथक खोज किया गया। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, हरगोविंद खुराना, ये इंडियन साइंटिस्ट है, हरगोविंद खुराना को किसकी खोज के श्रेय दिया जाता है, किस चीज के खोज की श्रेय दिया जाता है, कहता है सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण की खोज का जो श्रेय है वो किनको दिया जाता है, हरगोविंद खुराना साहब को दिया जाता है। ये एक भारतीय वैज्ञानिक है। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया, डीएनए का जो सिंथेसिस है सबसे पहले अपने लैब में किन्होंने किया, तो याद रखिएगा हरगोविंद खुराना साहब ने डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किया है। अगले पॉइंट पे बात करें, द साइंटिस्ट हु डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो किसने डिलीवर किया है, किसने बताया, तो याद रखिएगा बारबरा मैक्लिंटॉक है, मैक्लिंटॉक, बारबरा मैक्लिंटॉक ने क्या बताया, तो वह वैज्ञानिक जिसने जंपिंग जीन्स का सिद्धांत, याद रखिएगा किसका सिद्धांत, जंपिंग जीन्स का सिद्धांत। यहां पर 3-4 चीजें आई हैं, है ना, अलग अलग सिद्धांत को याद रखेंगे। तो जंपिंग जीन्स का जो सिद्धांत है वो बारबरा मैक्लिंटॉक, याद रखिएगा मैक्लिंटॉक और बारबरा मतलब दोनों एक ही है, बारबरा मैक्लिंटॉक, याद रखिएगा बारबरा मैक्लिंटॉक। अगले पॉइंट पे आते हैं, डीएनए में मौजूद वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता, जो डीएनए में मौजूद वह कंपाउंड, डीएनए का वह कंपाउंड जो एमिनो एसिड नहीं बनता है, एमिनो एसिड नहीं बनाता है, वो कौन है, टायरोसिन। क्या नहीं, कौन है, टायरोसिन जो है वह कंपाउंड है जो डीएनए के अंदर वो एमिनो एसिड नहीं बनाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए के अंदर जो शुगर होता है वो कौन होता है, याद रखिएगा नाइट्रोजनस बेस और शुगर से डीएनए का शेप बनता है। तो कहता है द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो मौजूद होता है, शर्करा, डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सा है, तो डीऑक्सीराइबोज है। अब कहता है राइबोजाइम आर, है ना, राइबोजाइम जो है वो क्या है, आरएनए एंजाइम, आरएनए का एंजाइम है। ठीक है, राइबोजाइम क्या है, तो आरएनए का एंजाइम होता है, आरएनए एंजाइम होता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर इज इन एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज, किसी भी प्रजातियों में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है, याद रखिएगा कांस्टेंट होती है या स्थिर होती है, वो बदलती नहीं है। उसके कहीं भी चले जाए, मानव में ही चले जाइए, चाहे आप इंडिया में रहिए, अमेरिका में रहिए, फ्रांस में रहिए, यूके कहीं भी रहिए आप, आपके जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कभी नहीं बदलती है, वो चेंज नहीं होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46। कितनी होती है, 46, है ना, याद रखिएगा क्रोमोसोमों की संख्या जो है वो 46 होती है। फीमेल्स का जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, मेल्स का जो क्रोमोसोम होता है XY होता है, मतलब 23 और 23, 23 और 23, है ना।
तो यही से निकलता है कि अब कहता है अगर यहां से एक एक्स क्रोमोसोम और यहां से एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा तो 23 प्लस 23 क्रोमोसोम होगा, तो यहां पर क्या होगा, एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी, और यहां पे एक्स और वाई क्रोमोसोम निकल के आता है तो 23 प्लस 23 होगा, तो यहां पर क्या होगा 46 होगा, तो यहां पर एक्स वाई का बना तो यहां पे मेल होगा। याद रखिएगा, यहां फीमेल एक्स एक्स रहेगा तो फीमेल, एक्स वाई रहेगा तो मेल। दोनों से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो 46 होती है। मतलब इन लास्ट जो है वो उन क्रोमोसोम्स को 46 होना है। किसमें? ह्यूमन में। ह्यूमन में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो 46 होती है, वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। किसी भी स्पीसीज में, याद रखिएगा, किसी भी स्पीसीज के अंदर जो है क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज नहीं होती है, वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। क्या कहता है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या। अगर पेयर्स पूछ लिया जाए, अगर गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ पूछ रहा है तो 46 होगा, लेकिन अगर पेयर्स की बात करता है, मैंने बताया ना अभी कि दो तरह के होते हैं क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। एक्स फीमेल का क्रोमोसोम जो होता है एक्स एक्स होता है, और मेल का जो क्रोमोसोम होता है एक्स वाई होता है ना। तो कहता है कि क्रोमोसोम में युग्मों की संख्या, पेयर्स की संख्या, तो ये 23 होता है और ये 23 होता है, और ये भी 23 और ये भी 23, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें पेयर्स कितने होंगे, तो 23 पेयर्स होंगे। तो कहता है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र युग्मों की संख्या, पेयर्स की संख्या कितनी होगी, तो 46 होगी। मनुष्य में पुरुष का जीन घटक, पुरुष का जो मेल जीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम। अभी जस्ट मैंने बताया एक्स वाई क्रोमोसोम क्या होता है, मेल का जो जेनेटिक घटक होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो होता है। फीमेल का क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मैनकाइंड गिविंग बर्थ टू अ मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड के जन्म के लिए, मनुष्य जाति में पुरुष बच्चे को जन्म देने के लिए गुणसूत्रों के जो संयोजन होगा, जो क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन होगा, वो क्या होना चाहिए, एक्स वाई क्रोमोसोम मिलना चाहिए। पुरुष का वाई और महिला का एक्स क्रोमोसोम जब मिलेगा, एक्स वाई क्रोमोसोम जब मिलेगा, 23 गुणसूत्र जब मिलेगा, तो संतान क्या होगा, मेल होगा। लेकिन अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो वहां पे फीमेल संतान होगी, मेल मतलब लड़की होगी। और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम मिलता है तो वहां मेल संतान होगा। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, मनुष्य जाति जो होता है, मनुष्य की जाति है, सो पुरुष बच्चे को जन्म देने के लिए, है ना, देने वाले गुणसूत्रों का जो संयोजन कॉम्बिनेशन होगा, वो क्या होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होने चाहिए। मतलब पुरुष के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, पुरुष का वाई क्रोमोसोम अलग होगा और फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम अलग होगा, तो यहाँ पे 46 एक्स वाई क्रोमोसोम हो जाएगा दोनों मिलके, तो ये मेल होगा। याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो कहता है पेशेवर को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का जोखिम होने की संभावना है। तो किसको, कौन से पेशा करने वाले को अपने डीएनए में टेम्पररी नहीं, अस्थायी परिवर्तन कहता है, परमानेंट चेंजेस हो जाएगा, है ना। जो हमारा डीएनए है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है, तो हमारे डीएनए में किसी तरह का परमानेंट चेंजेस आ जाएगा, वो कारण क्या होता है, वो किसमें ऐसा हो सकता है, तो याद रखिएगा एक्सरे टेक्नीशियन जो होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन जो एक्सरे करते हैं, एक्सरे करने वाले जो होते हैं, वो एक्सरे के कारण जो है उनके डीएनए में एक परमानेंट चेंजेस आ सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, एक तरह का जो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा। एक तरह ये अच्छा चीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर हो जाएगा, ये जोखिम है, ये खतरा बड़ा है ना। इसीलिए देखिएगा जब एक्सरे हो रहा होता है तो वहां पे जिनका एक्सरे होता है सिर्फ उसी को रखा जाता है, बाकी सबको हटा दिया जाता है। कारण क्या है, वो सीधा का सीधा आपके बॉडी को पेनिट्रेट करता है, जिससे कि आपके डीएनए की जो संरचना है उसमें गड़बड़ी आ सकती है, डीएनए जो है खराब हो सकता है। इसीलिए परमानेंट चेंजेस हो जाएगा ना, जिससे कि हो सकता है किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम डिसऑर्डर वहां पे आ सकता है। अगले पॉइंट पे बात कर रहे हैं, डीएनए में शर्करा, डीएनए में क्या होता है, शर्करा होता है और नाइट्रोजिनस होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। कहता है जो डीएनए में शर्करा, ग्लूकोज, शुगर होता है, वो उसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, और फॉस्फेट होता है। क्या होता है, फॉस्फेट होता है, और नाइट्रोजिनस बेस होता है। क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, जिसमें कि आपका क्या आता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्या होता है, एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है, एटीजीसी, है ना, थाइमिन। याद रखिएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये किसमें होता है, डीएनए में होता है।
अब अगर हम बात करते हैं आरएनए की, है ना, तो आरएनए में क्या होता है, ये सारी चीजें तो होती है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। याद रखिएगा डीएनए में क्या होता है, जो उसमें शुगर होता है वो कौन सा होता है, शर्करा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है। अब नाइट्रोजिनस बेस अगर हमसे पूछा जाए कौन कौन सा होता है, तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमीन नाम का क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, एक विशिष्ट जो है शेप होता है, सीक्वेंस होता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, आरएनए कंटेन्स द शुगर राइबोज। आरएनए में क्या होता है, राइबोज नाम का शुगर होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, राइबोज नाम का शुगर होता है ना। डीएनए का ही आधा पार्ट समझ लीजिए कि आरएनए होता है। तो आरएनए में क्या होता है, तो राइबोज होता है, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, और इसमें फॉस्फेट होता है। क्या होता है, देखिए सेम है, बस शुगर चेंज हो गया, राइबोज हो गया, यहां पे डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। अब इसमें फॉस्फेट, तो इसमें भी फॉस्फेट है, और नाइट्रोजिनस बेस इसमें भी है, नाइट्रोजिनस बेस जो है इसमें भी है। याद रखिएगा डीएनए में भी नाइट्रोजिनस बेस होता है, आरएनए में भी नाइट्रोजिनस बेस होता है, बस चेंज का है। देखिएगा एडेनिन तो है ही, इसमें भी एडेनिन है, ग्वानिन इसमें है, ग्वानिन इसमें है ना, और साइटोसिन है, तो यहां पर भी साइटोसिन है ना, लेकिन यहां पर थाइमीन है, यहां पर क्या है, थाइमीन है, लेकिन यहां पर क्या है, यूरासिल। याद रखिएगा बस चेंज कहां हो रहा है, थाइमीन की जगह पे यूरासिल लग गया तो आरएनए बन गया, है ना, और राइबोज की जगह डीऑक्सीराइबोज की जगह पे सिर्फ राइबोज रह गया तो वो बन गया आरएनए, है ना। तो बस चेंज कहां पे आ रहा है, डीऑक्सीराइबोज की जगह पे राइबोज और थाइमीन की जगह पर यूरासिल का यूज हो रहा है। तो यही मेन डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे आपको। तो चलिए इसके शेप्स को समझते हैं, इसके शेप को समझते हैं। देखिएगा सबसे पहले आते हैं यहां पर, ये है हमारा डीएनए, ये क्या है हमारा, इसको कहते हैं डीएनए और इसको कहते हैं आरएनए। ये डीएनए है और ये एक आरएनए है। डीएनए के शेप को देखिएगा, डबल हेलिकल शेप, इसी शेप को, इसी टाइप के जो शेप होता है इसको कहा जाता है हेलिकल शेप। ये कैसा है, दो हेलिक्स से बना हुआ है, दो हेलिक्स से बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, डबल हेलिकल शेप। लेकिन आरएनए को अगर हम आप देख रहे हैं, ये सिंगल हेलिक्स से बना होता है। किससे बना होता है, सिंगल हेलिक्स से बना होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सिंगल हेलिकल शेप। अब अगर इसमें देखिएगा तो इसमें जो एक हेलिक्स है दूसरे हेलिक्स से जुड़ रहा है ना, दूसरे हेलिक्स से जुड़ रहा है, और जोड़ने के लिए जो ब्रिज है, जो ब्रिज है वो क्या है, आपका नाइट्रोजिनस बेस है। कौन है वो, नाइट्रोजिनस बेस है। याद रखिएगा डबल हेलिक्स को जोड़ने के लिए जो चीजें है, वो जो पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस के पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये और किस चीज से बना हुआ है, याद रखना है, आरएनए और पहले डीएनए, डीऑक्सीराइबोज शुगर है इसमें, उसमें क्या है, फॉस्फेट्स हैं, और क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। अगर हम आरएनए में आते हैं, आरएनए में क्या है, राइबोज शुगर है, दूसरा फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस में यहां पर थाइमीन है, तो यहां पे यूरासिल है। सिंपल चेंजेस हैं। चलिए डीएनए में डबल हेलिकल शेप्स जो जुड़ रहे हैं, जो यहां पर जो स्टेयर्स बन रहा है, देखिएगा ये जो स्टेयर्स बन रहा है ना, ये स्टेयर्स बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो इसके बीच के स्टेयर्स बनाते हैं। तो पेयर कौन कौन सा बनता है, याद रखिएगा ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन का एक पेयर बनता है, ग्वानिन और साइटोसिन एक पेयर बनाता है, और एडेनिन और थाइमिन जो है एक पेयर बनाता है। तो यहां पर जो ब्रिज बन रहा है देखिएगा, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, ऐसे करके पेयर बना रहा है। और थाइमिन एडेनिन, एडेनिन थाइमिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, इस टाइप का पेयर बनाता है इसमें। अगर हम बात करते हैं इसमें सिंगल हेलिक्स है, इसमें तो डबल हेलिक्स है नहीं, तो डबल हेलिक्स था तो एक ब्रिज बनाने की जरूरत, क्योंकि दोनों को जोड़ के रखना है, लेकिन सिंगल हेलिक्स है तो इसमें पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन और यूरासिल, सिंपल है, बस ग्वानिन और साइटोसिन, फिर आपका ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन और यूरासिल, है ना। यहां पर कौन है, यहां पर थाइमीन है और यहां पर यूरासिल है। इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। मेरे ख्याल से आपको जो भी मैंने बताया वन लाइनर पॉइंट्स वो बेहतर तरीके से समझ में आया हो।
उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को उतना ही प्यार देंगे जितना कि आपने हमारे और भी वीडियोस को प्यार दिया है। तब तक अच्छे से देखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।